ओके, अस्सलाम वालेकुम ज़ोया बेटा, आवाज आ रही मेरी? कैसे आवाज आ रही है? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने प्रेशर का चैप्टर कंप्लीट किया था और इस वाली क्लास में हमने प्रेशर के पास पेपर्स करने थे। पास पेपर्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा दिए थे कौन से करने हैं, तो हम उनको कंटिन्यू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में ऐसे भी होंगे जिसमें पिछले चैप्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऐसा ही है कुछ। यहाँ पे मोमेंट्स और प्रेशर दोनों के कॉन्सेप्ट साथ में यूज होंगे। सो बेसिकली व्हाट यू हैव इज अ पंच होल मशीन। जो आप पेपर में फाइल में लगाने के लिए पेपर में होल पंच करते हैं ना पेपर में, उस टाइप की मशीन है ये। तो क्या है वहां पे कि उसमें कह रहे हैं द पर्सन अप्लाइज अ फोर्स एट एफ एंड एज यू कैन सी कि वो फोर्स एफ पे यहाँ से लगा रहा है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो स्टील रॉड है, ये रॉड पेपर के अंदर चली जाती है तो पेपर में यहाँ पे होल हो जाता है। ठीक है। जस्ट बिफोर द होल इज मेड द आर्म इज एट रेस्ट। अगर आर्म एट रेस्ट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्म इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि मोमेंट्स और फोर्सेस वगैरह बराबर होंगी। अब वो कह रहे हैं जस्ट बिफोर द होल इज मेड द फोर्स अपवर्ड्स ऑन द स्टील रॉड इज 7.2। मतलब कि स्टील रॉड पे यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, पेपर की तरफ से जो रिएक्शन फोर्स लग रही है वो 7.2 न्यूटन की है। ये फोर्स इन्होंने बना दी। एक फोर्स एफ आप लगा रहे हैं होल्ड करने के लिए, उस फोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता। और पिवट जो है वो यहाँ पे है। सो पिवट से 1 सेंटीमीटर पे ये फोर्स लग रही है जिसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। और पिवट से 1 + 8 9 सेंटीमीटर पे ये फोर्स लग रही है जिसका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स एफ। तो अब हमें पता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये मोमेंट के चैप्टर में हमने पढ़ा था। डायरेक्टली इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये हम ऑलरेडी चीज पढ़ चुके हैं तो हम इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा लग रहा है, फोर्स एफ, और उसका डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर पिवट से, क्योंकि 1 + 8 पिवट बिल्कुल कोने में। जो 7.2 न्यूटन की फोर्स है वो पिवट से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर है। तो मैंने सिर्फ एफ निकालना है। 7.2 × 1 7.2 होता है। 7.2 डिवाइड बाय 9 कर देंगे तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.8 न्यूटन। अब वो कह रहे हैं कि स्टील रॉड पुशेस द पेपर इनटू द होल मेटल बेस विद अ फोर्स ऑफ 7.2। स्टील रॉड का एरिया है इतना। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पेपर एंड स्टेट द फॉर्मूला दैट यू यूज इन योर कैलकुलेशन। आपको पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली ये जो स्टील रॉड और पेपर पे जो फोर्स लग रही है, स्टील रॉड पेपर पे यहाँ फोर्स लगाएगी वो 7.2 न्यूटन की फोर्स है। और उसका एरिया भी उन्होंने हमें दे दिया। कह रहे हैं प्रेशर निकालें, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स 7.2 की है और एरिया है 2.8 इंटू 10⁻⁻5। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 7.2 डिवाइड बाय 2.8 इंटू 10⁻⁻5। इसको मैंने कैलकुलेट किया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 257,142 पास्कल्स। लेकिन इतना बड़ा आप आंसर ऐसे नहीं लिखते। आप हमेशा अपने आंसर को राउंड ऑफ करते हैं और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं। तो ये जो डेसिमल प्लेस है वो 1 2 3 4 5 यहाँ पे लेकर आ जाओ। आप इसको लिख दो 2.5 और आगे के कोई डिजिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब राउंड ऑफ कर देंगे तो 10⁻5 हो जाएगा, क्योंकि 5 दफा डेसिमल पीछे लाया था। ये मेरे पास आंसर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। सर 2.6 नहीं होगा? अगर 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ठीक है, 2.57 है तो 2.6 हो जाएगा। अब force downwards on the paper due to the rod and the force upwards on the rod are related by Newton's third law. Good questions, जरा गौर से पढ़ो। Force downwards on the paper due to the rod, तो rod जो पेपर पे फोर्स लगा रही है, और जो फोर्स अपवर्ड्स ऑन द रॉड ड्यू टू द पेपर है, मतलब पेपर और रॉड दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। रॉड पे जो फोर्स लग रही है वो पेपर अपवर्ड्स लगा रहा है, और रॉड पेपर पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। वो दोनों आपस में रिलेटेड है। हाउ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, दैट दीज टू फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इफ
इफ एन ऑब्जेक्ट ए, ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था, इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, जैसे कि in this case rod exerts a force on the paper, so paper also exerts a force on the rod. If an object A exerts a force on object B, then B also exerts an equal and opposite force on A. ठीक है, सो ये है न्यूटन थर्ड लॉ। ये हमने क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन 3 के बाद आई बिलीव जो हमने क्वेश्चन करना था वो था क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये बैरोमीटर के ऊपर है। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये बैरोमीटर है, इवन तो यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में बैरोमीटर का वर्ड नहीं यूज हुआ हुआ, बट हमने लास्ट बैरोमीटर ही चीज पढ़ी थी और हमें पता होना चाहिए कि बैरोमीटर का स्ट्रक्चर है सारा। ये बैरोमीटर में मरकरी भरा हुआ है, ट्रफ के अंदर एक इन्वर्टेड ट्यूब है जिसके अंदर मरकरी ऊपर जो है वो क्लाइंब कर जाता है, एक कॉलम बना लेता है, और कुछ पॉइंट्स उन्होंने मार्क किए हैं। याद करो हमने भी अपने कॉलम के ऊपर यही पॉइंट्स मार्क किए थे, याद है। और इस पॉइंट के ऊपर ये सारा इन्होंने अभी यहाँ वैक्यूम क्रिएट तो नहीं किया, लेकिन लिखा हुआ है कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप, तो मतलब अगर चाहे तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी दी हुई है जिससे हम रो जी एच करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द 2 पॉइंट्स आर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पी क्यू आर में से कौन से पॉइंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं। डू यू रिमेंबर दिस फ्रॉम व्हाट वी डिड इन आवर लेक्चर। हमने लेबल किया था और लिखा था बल्कि कि कौन से 2 पॉइंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं। सो अगर हम जाके देख भी लें अपने बैरोमीटर को जो हमने बनाया था, आपको जल्दी से याद आ जाएगा। कहाँ है बैरोमीटर, ये रहा बैरोमीटर। होपफुली यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। सर ए और बी। ए और बी, तो यहाँ पे वो कौन से पॉइंट्स हो गए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं। क्यू और आर। क्यू एंड आर, ठीक है बेटा। डेंसिटी ऑफ द मर्करी 13,600 kg per meter cube, जी की वैल्यू को कह रहे हैं 10 यूज कर लें, ऑल्दो हमें पता है कि 9.8 अब से आएगी, ये पुराने पास पेपर्स में पुरानी वैल्यू लिखी हुई है, आपने खुद से लेनी है तो हमेशा 9.8 यूज करनी है। और कॉलम की जो हाइट है वो 7.6 है। कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर दें, सो हम कौन सा फॉर्मूला P इज इक्वल टू रो जी एच यूज करते हैं। अब इसमें डेंसिटी हो गई 13,600, जी की वैल्यू अगर उन्होंने 10 दी तो चलो 10 यूज कर लेते हैं, ठीक है। और हाइट जो है वो 0.76 मीटर्स में होना जरूरी है क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है वो केजी पर मीटर क्यूब में है, तो इसलिए मीटर में ही हाइट देनी जरूरी है। उन्होंने मीटर में ही दी हुई है, सो वी डोंट नीड टू डू एनी कन्वर्जन, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और वो क्या आ जाएगा, जीरो 0.76 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 103360 पास्कल्स। लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखना चाहिए, राउंड ऑफ करके टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हिच मींस अगर मैं डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5 दफा डेसिमल पिच भी लाता हूं तो ये 1.0 बन जाएगा और 10 टू द पावर 5 पास्कल बन जाएगा। मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैसे ही टिपिकल वैल्यू 1 लाख के आसपास होती है, तो वही आ रही है 100,000 1 times 10 to the power 5. Stearns explains what happens if the mercury apparatus is replaced with water. बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस बारे में आप ना सोचें और फिर उसके बाद इसका आंसर डिस्कस करते हैं। I'll give you 2 minutes to really think about this. लेकिन ये टाइम वेस्ट मत करो, इसके अंदर वाकई ही सोचना। ये इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो सवाल है ना कि मरकरी को वाटर से रिप्लेस कर देंगे, और वाटर और मरकरी में डिफरेंस क्या है तो दोनों लिक्विड्स। डिफरेंस ये है कि वाटर की डेंसिटी कम होती है। अब ये बात अगर आप सोच सकते हो और इस बात को आप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि मरकरी को वाटर से रिप्लेस करते हैं, याद रखो वाटर की डेंसिटी कम होती है, ये बात सबको पता है। मरकरी इज वेरी वेरी डेंस, यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि मरकरी इज वेरी डेंस। वाटर की जो डेंसिटी होती है अराउंड 1000, इसकी तो 13,000 से भी ज्यादा है। तो मरकरी का ये जो एपरेटस है इस पर क्या फर्क पड़ेगा, सोच के जरा सोच समझ के इस फॉर्मूला को देख के थोड़ा सा जवाब देना। 2 मिनट ले लो फिर हम डिस्कस करें।
So does anyone think of an answer कि यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम मरकरी को वाटर से रिप्लेस कर देंगे? सर हाइट आई गेस बढ़ जाएगी. गुड, वेरी गुड, यही आंसर है. अब इस जवाब को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. देखो, पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे बोलेंगे यार वाटर की डेंसिटी कम होती है, ठीक है. वाटर डेंसिटी is much less than mercury. अब इसका हाइट पे क्या इफेक्ट है बेटा? इसी फॉर्मूला के अंदर आप हाइट को जरा सब्जेक्ट बना लें. हाइट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हाइट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रो जी हो जाएगा. अब देखो, ये जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करती है ना हाइट, कि मरकरी कॉलम की हाइट जो कितनी ज्यादा आएगी डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. इससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो. प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा ना यार, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये तो जो है वो है, राइट. ये कांस्टेंट है. जी की वैल्यू तो 10 होती है या 9.8 होती है, तो कांस्टेंट है. डेंसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? बहुत कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है. डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो हाइट क्लियरली यू कैन सी, बहुत दफा पहले ही बता चुका हूँ, ये न्यूमरेटर में और इक्वल टू की दूसरी साइड पे जब बाकी सारी चीजें ले गया, मतलब एच को सब्जेक्ट बनाया न्यूमरेटर में, डेंसिटी से इसका रिलेशनशिप देखें तो ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर और दूसरी साइड पे जो न्यूमरेटर होता है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि डेंसिटी बढ़ाएंगे तो हाइट इंक्रीज कर जाएगी. तो पहला पॉइंट ये था, इससे रिलेट करके हम अपना फाइनल जवाब लिख देंगे. सो हाइट ऑफ कॉलम will increase. ओके, सो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए. अच्छा, क्वेश्चन 6 के बाद हमने क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 8 करना था. लेट्स डू दिस. आज हम स्टार्ट करते हैं. चलो बेटा, पहले 2 क्वेश्चंस जो हैं उनका बहुत आसान सा जवाब है, लिटरली 1 लाइन आंसर्स. तो इसका मुझे जवाब जो है वो चैट में सेंड करो. डेंसिटी की डेफिनेशन पूछी हुई है. डेंसिटी हमने इतना पुराना चैप्टर है, शुरू शुरू में किया था. बहुत इजी, बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है. और कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है बेसिकली, कि ये जो दीवार की लेंथ है कितनी है, 15 मीटर, इसको मेजर कर रहे हैं. तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वन गो में इसको मेजर करने के लिए हेल्पफुल है? इनफैक्ट दे शोइंग द इंस्ट्रूमेंट इन द डायग्राम. व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी? ये 2 चीजें तो मुझे जवाब दो. सही है. पहला क्वेश्चन का आंसर दोनों ने सही दिया कि मेजरिंग टेप है ये. ठीक है, बिल्कुल सही है. सो दिस इज अ टेप मेजर. नहीं जोया, थोड़ा सा मिक्सअप कर रही हो. फातिमा आपका ठीक है. जोया, इसके अंदर क्या गलती है बेटा? डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम. पहली बात है वेट नहीं, मास. और दूसरी बात ये कि वॉल्यूम नीचे आएगा. So density is equals to mass over volume. You can literally write this fraction down and that is also acceptable. अच्छा, अब इंजीनियर से बड़ी अजीब सी बात की है. उनकी बात सही है या गलत है? ये जो बात इन्होंने यहाँ पे की है, व्हाट डू यू थिंक, इज दिस करेक्ट और नॉट करेक्ट? पहले तो इस बात का जवाब दो मुझे. आपके ख्याल में ये बात इन्होंने सही की है या गलत की है? सिर्फ यस और नो जवाब दो, फिर उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि ये बात वाकई सही है भी या गलत है. पहले तो आप लोग अपना, आपका ख्याल क्या है ये बताओ मुझे. सर ये गलत है. ये बात गलत है. अच्छा, चलो देखते हैं इसको. Father, what do you think? Is this correct or not correct?
चलो एक काम करते हैं कि पहले तो जो उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करें डेंसिटी कंक्रीट की, वो आप कंक्रीट की डेंसिटी कैलकुलेट कर दें। अब कंक्रीट की डेंसिटी बड़ी इजीली कैलकुलेट हो सकती है क्योंकि सारा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। 2 बार का क्वेश्चन है, कैलकुलेट करके फिर मुझे बताओ। ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, डेंसिटी निकाल के दे दो। आपको वॉल की मेजरमेंट्स दी हुई है और आपको साथ में वॉल का वेट और मास दोनों चीजें ही बताई हुई हैं। तो खैर आप डेंसिटी निकाल के बताओ, शाबाश। फिर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लोर करते हैं कि ये सही बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं। फातिमा मैडम ने यूनिट्स चेक करो दोबारा से। सो मास अपॉन वॉल्यूम है जो है आपने निकाली। मास कितना दिया हुआ है? ये मास है 18,000, ये मास है। सो 18,000 मास हो गया। इस वॉल का वॉल्यूम कैसे आएगा? ये तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करके ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल। सो 15 इंटू 2 इंटू 0.25, ये वॉल्यूम हो गया नीचे। सो मास अपॉन वॉल्यूम किया और इसका आंसर आ गया 2400। इसके यूनिट क्या होने चाहिए? केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि सारी डायमेंशंस मीटर में थी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अब क्वेश्चन है प्रेशर का, तो इसको जरा जवाब देते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ग्राउंड। अच्छा क्वेश्चन है, सब पता तो चल गया ना, मैं रीड तो कर लिया ना। क्वेश्चन करना क्या है? प्रेशर निकालना है, बस सिंपल सा सवाल है। प्रेशर कैलकुलेट करना है जो ग्राउंड पे लगा रही हुआ। नाउ यू रियली नीड टू सी द डायग्राम इन ऑर्डर टू नो कि प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। बिल्कुल सोचे समझे बगैर मत करना है। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है बहुत, एरिया वाइज आपको सोच समझ के करना है कि कौन सा एरिया ले रहे हैं। ठीक है, अब हुजैफा जो इंजीनियर से बात की है पार्ट बी में, जहां मैंने एरो बनाया हुआ है, उसका जवाब मुझे दो कि वो बात सही है या गलत, और अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, और अगर वो सही है तो क्यों सही है। वो है। तो हम प्रेशर कैसे निकाल रहे हैं? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स यहाँ पे क्या है? जो कि वेट ऑफ द वॉल था, which is 180,000, so 18 and then followed by 4 zeros। उसके बाद एरिया कौन सा लेंगे? देखो एरिया में हम वो वाला एरिया लेंगे जो पार्ट वॉल का जमीन से टच हो रहा है, तो ये 15 वाला और ये वाली साइड जो कि 0.25 है। तो नीचे एरिया में 15 इंटू 0.25 आना था। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। जल्दी से चेक कर लेते हैं। 180,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 0.25। ठीक है, दोनों का सही आंसर है
48,000 pascals. Without calculation, explain why doubling the length does not change the pressure that it exerts on the ground. Think about it. सोचो समझो. वॉल की लेंथ अभी 15 मीटर है, कह रहे हैं 30 मीटर कर देंगे तो प्रेशर में फर्क नहीं पड़ेगा. हाउ इज दैट पॉसिबल एंड व्हाई डू यू थिंक दैट इज करेक्ट? बात वो कह रहे हैं कि इंजीनियर जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे. मतलब वो कह रहे हैं कि जो बी में स्टेटमेंट लिखा हुआ था ना कि प्रेशर लेंथ के चेंज करने से नहीं चेंज होता, वो सही लिखी हुई बात. अब आपको ये समझना है कि ये बात सही कैसे हो सकती है. सो सोचो समझो और फिर मुझे बताओ जरा. ट्राई एंड राइट डाउन एन एक्सप्लेनेशन दैट मेक्स सेंस. आपने कैलकुलेशन तो नहीं करनी, लेकिन आपको अपना मैथ्स की सेंस फिर भी यहाँ पे यूज करनी है एक्सप्लेन करने के लिए. नो फातिमा, ये तो नहीं है. लेंथ बढ़ाने से एरिया तो बढ़ेगा. हाँ जैफा सही कह रहे हो. फातिमा आप कह रही हो एरिया सेम रहेगा. एरिया कैसे सेम रहेगा? अगर आप लेंथ डबल कर दोगे तो एरिया भी तो डबल हो जाएगा. तो एरिया तो बढ़ रहा है, ये नहीं है कि एरिया सेम रह रहा है. एरिया बढ़ रहा है लेकिन साथ में कुछ और भी तो बढ़ रहा है. भाई जब आप वॉल की लेंथ डबल कर दोगे तो एरिया डबल होगा, बेशक डबल होगा. आपका एरिया क्या आ रहा था याद है आपको? ये एरिया कैलकुलेट कर रहे थे आप. अब इस 15 को आप 30 कर दोगे तो जाहिर सी बात है एरिया बढ़ेगा. तो अब पहली चीज बच्चों के जहन में आती है कि यार एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर तो कम होना चाहिए. लेकिन भाई ये सोचो कि जब वॉल डबल लेंथ की होगी तो वॉल का वेट भी तो डबल हो जाएगा. जब वॉल आप डबल लंबी कर दोगे तो वॉल उतनी बड़ी है तो उसका वेट भी तो डबल हो जाएगा. सो इंक्रीजिंग द लेंथ या डबलिंग द लेंथ area when length is doubled area is doubled but weight of the wall जो force लग रही है is also doubled. मतलब कि न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई हो गए. डज इट मेक एनी डिफरेंस टू द फाइनल आंसर? ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, so it does not matter. So pressure remains the same. फातिमा समझ में आया? जोया समझ में आया? जी सर. Yes, sir. ठीक है. ओके ये क्वेश्चन करना था. क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए. पढ़ो और एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करो. बहुत इजी क्वेश्चन है बाय द वे. चैप्टर के अंदर पहली चीज ही हमने ये पढ़ी थी, प्रेशर और एरिया का रिलेशनशिप. सो इसका जवाब है मैक्सिमम एक सेंटेंस में आंसर आ जाएगा. कंपेयर करना है प्रेशर फिगर 2.1 में ज्यादा या फिगर 2.2 में, और जिसका भी आप बता रहे हैं कि ज्यादा है तो उसमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ज्यादा है.
अच्छा, अब जरा सोचें यार कि फिगर 2.2 में प्रेशर ज्यादा क्यों होगा। जोया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और जैफा ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताओ कि यार चेयर को टिल्ट करने से बंदे का या चेयर का वेट तो चेंज नहीं होगा ना। जो डाउनवर्ड वेट लग रहा है, वेट की जो फोर्स है चेयर और बंदे की मिला के फोर्स, वेट चेंज तो नहीं होगी ना। बंदे का उतना ही वेट है जो था और चेयर का भी वेट वही है जो था। क्या ये बात ट्रू है? तो फोर्स तो सेम रहती है। क्या ये बात कह सकते हैं? Yes. फोर्स यानी कि वेट इज सेम इन बोथ पोजीशंस। लेकिन फातिमा एरिया किस में कम है? एरिया ऑफ कांटेक्ट किस में कम है? 2.2 में. एग्जैक्टली, बट एरिया इज लेस। एरिया ऑफ कांटेक्ट कह रहे थे। in 2.2, so more pressure is exerted on the, अच्छा ये जो मैं लास्ट सेंटेंस लिखता हूँ, so more pressure is exerted on the ground in 2.2, इसके अंदर फुल कोई इतना मुझे लंबा करके आंसर लाइनें भरने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों में फोर्स सेम है लेकिन इसमें एरिया कम है, सो इसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसको मैं कम छोटा करके भी लिख सकता हूँ, बट वैसे ही चलो, इतना भर के लिखने की जरूरत नहीं होती है सच, ठीक है। बट इट्स स्टिल बेटर दैट इफ यू राइट प्रॉपर सेंटेंसेस रादर देन जस्ट इनकम्प्लीट वर्ड्स। सो ये है 9, इसका मैं पार्ट भी अभी फिलहाल नहीं करना। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 9 के बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन 15 दिया था। आओ क्वेश्चन 15 करें। तो पहले 3 पार्ट्स का तो जवाब दो ना मुझे। पहले 3 पार्ट्स आपके सामने, इनका तो जवाब। Diver holds his breath, dives into the sea at a depth of 25. Explain why the pressure at the depth is greater than the atmospheric pressure. पानी के नीचे, समंदर के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा क्यों है? सेकंड क्वेश्चन, other than the depth and the atmospheric pressure, state one quantity that affects the pressure in a liquid. सही है फातिमा। और पार्ट बी 1 के अंदर हुजैफा, तुम्हारे जो पहली बात तुमने लिखी थी वो सही है, ठीक है। ये है कि हाँ ठीक है, पार्ट 1 का फातिमा का आंसर ठीक है, ठीक है। तो पानी के अंदर जो प्रेशर लग रहा है आप पे, वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द एटमॉस्फेयर नहीं लग रहा। द टोटल प्रेशर ऑन द डाइवर is due to atmosphere as well as due to the sea water। तो दोनों मिलके प्रेशर लगा रहे हैं। ये वाला प्रेशर तो कांस्टेंट वैल्यू है जो भी है, जो कि ये वैल्यू है, और सी वाटर की वजह से जो प्रेशर आएगा वो ρgh से आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं अदर देन डेप्थ एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वन क्वांटिटी दैट अफेक्ट्स द प्रेशर। आपको पता है कि वो फॉर्मूला क्या होता है, ρgh। डेप्थ तो ये होती है, ये क्या चीज होती है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। पूरी बात लिखनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिर्फ डेंसिटी मत लिख देना,
पूरी बात करो, बेहतर है, बेटर सेफ देन सॉरी। प्रेशर ड्यू टू 25 meters of water, sea water is this, calculate the total pressure at this depth। टोटल प्रेशर पार्ट ए में हमने ऑलरेडी बात कर दी कि टोटल प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से और सी वाटर की डेप्थ की वजह से जो प्रेशर है वो दोनों मिला के जो है वो टोटल प्रेशर है। तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है और डेप्थ की वजह से जो पानी की वजह से प्रेशर लग रहा है वो भी दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर लिखा हुआ है प्लस सी वाटर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है ये भी लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 3.60 into 10 to the power 5, always write the unit pascals। Diver holds his breath and descends to a depth of 25 meter। The greater the pressure, अच्छा ये वाला पार्ट जो है फिलहाल हम नहीं कर सकते, we can't do this part। Why can't we do this part? क्योंकि ये हम काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर के अंदर इसका फॉर्मूला बाद में पढ़ेंगे। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर जब हम पढ़ लेंगे तब ये वाला पार्ट करेंगे, तो इसको फिलहाल हम स्किप करेंगे, तब ये बाद में आ जाएगा। उस टाइप के बहुत क्वेश्चन हैं गैस के वॉल्यूम वाले। सो गैस के वॉल्यूम वाले और प्रेशर वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर में उससे डील करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया था आपको? क्वेश्चन नंबर 24 दिया था। चलो स्टार्ट हो जाओ, पार्ट ए का आंसर तो सबसे पहले दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू द वाटर ऑन बेस ऑफ द टैंक। So पहला पार्ट बहुत आसान है। We need to calculate the pressure and we know that the formula to do that is pressure equals rho gh। Rho is the density of the water which is 1000। g वो आपको कह रहे हैं आप 10 यूज कर लें तो आप 10 कर लें भाई, वरना अगर ना बोलें तो फिर 9.8 यूज करना, ठीक है। एंड एरिया ऑफ द टैंक, सॉरी एरिया नहीं आपने यूज करना, आपने डेप्थ यूज करनी है जो कि हाइट जिसको हम h लिखते हैं वो यूज करनी है, 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 320,000 हो जाएगा ना बेसिकली। 32 इंटू 10 इंटू 1000, 320,000 से हो जाएगा 320,000। अब इसको ऐसा करो कि 3.2 लिख दो, 5 दफा डेसिमल पीछे लेकर आओ, 10 to the power 5 पास्कल्स कर दो। एज इट इज वो भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। द प्रेशर इन द वाटर एट द बेस ऑफ द टैंक, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर का वर्ड यूज कर रहे हैं, वहां पे लिखा था प्रेशर ड्यू टू वाटर, तो इसका मतलब ये बात जब कर रहे हैं तो ये टोटल की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई द प्रेशर एट द बेस ऑफ द टैंक डिफर्स फ्रॉम द वैल्यू कैलकुलेटेड इन ए। तो कह रहे हैं ड्यू टू द वाटर आपने जो प्रेशर निकाला वो ये है, जो टोटल प्रेशर है वो ये है, ये दोनों सेम वैल्यू क्यों नहीं है, ये एडिशनल प्रेशर कहाँ से आया? अब ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है बिल्कुल। वेयर इज द रेस्ट ऑफ द प्रेशर कमिंग फ्रॉम?
टैंक की बेस पे 3.2 टाइम्स 10 to the power 5 पास्कल वाटर की वजह से प्रेशर लग रहा है, लेकिन कह रहे हैं टोटल प्रेशर 4.2 है। सो ये बाकी का 1 टाइम्स 10 to the power 5 पास्कल का प्रेशर कहाँ से आ रहा है? The rest of the pressure is coming from the atmospheric pressure. So we can say atmospheric pressure also contributes to total pressure. ठीक है बेटा? चलो, calculate the force exerted at the base of the tank. So you have all the information that you need to calculate the force at the base of the tank. निकालो शाबाश। आपको पता है टैंक की बेस पे प्रेशर कितना लग रहा है, आपको अभी बताना है कि टैंक की बेस पे फोर्स कितनी लगेगी। So, कैसे निकाल रहे हैं हम ये आंसर? बेटा आपको पता है कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। नाउ रिमेंबर कि हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर लेना है, ठीक है? तो 4.2 टाइम्स 10 to the power 5 पास्कल वाला प्रेशर की वैल्यू जो टोटल प्रेशर है वो लेना है। फोर्स आप निकालना चाह रहे हो, एरिया जो था टैंक की बेस का वो 45 मीटर स्क्वायर था। इसको मीटर स्क्वायर में होना लाजमी, अगर ना होता तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता। सो जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू एंड यू शुड गेट योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आ गया 1.89 टाइम्स 10 to the power 7 यूनिट न्यूटन्स। ठीक है बेटा? अब वो कह रहे हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी डिफर्स फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी? आई थिंक इसका आंसर सबको पता है। वेक्टर्स हैव डायरेक्शन, स्केलर्स डोंट। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर 27 दिया था। ठीक है, चलो इस बात का जवाब अब देना शुरू करो। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करो। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वैसे तो जो मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए थे ऑलमोस्ट हो गई कंप्लीट, एक दो ही रह गए बस इसको मिला के। सो पार्ट ए कैसे हो रहे हैं? फातिमा यहाँ से दे दिया, इसको चेक करते हैं। वेट ऑफ द ब्लॉक इज 240, कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया। यहाँ पे वेट तो आपका 240 आ जाएगा, वही फोर्स है। एरिया के लिए मुझे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है बिकॉज दिस इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। सो 0.44 मल्टीप्लाई बाय 0.21, इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करें और अपना आंसर निकाल लें। तो दोनों ने आंसर एक ही दिया, इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 0.44 इंटू 0.21 और आंसर आ गया 2597।
0.4, इसको हम सही करके लिखें अगर तो इसको 2.6 कर सकते हैं या 2600 कर सकते हैं, टाइम्स 10 टू द पावर 3 दफा डेसिमल पीछे आएगा तो 2.6 टाइम्स 10 टू द पावर 3 पास्कल्स. Why the total pressure on the ground is larger than the value obtained in A? Again वही बात, देखो इस ब्लॉक के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, तो ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो ना सिर्फ इस ब्लॉक की वेट की वजह से लगेगा बल्कि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा. तो ये रिपीट है क्वेश्चन, चाहे लिक्विड हो सॉलिड्स हो, हर जगह पे बात आती है, एप्लीकेबल होती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो एक्ट्स, बस इतनी बात काफी, या ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड. Block is uniform density. State the height of the center of the mass above the ground. इस बात का जवाब आप खुद दो. ब्लॉक यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, कह रहे हैं इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट बताएं क्या होगी, ग्राउंड से कितना ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास. डायग्राम से देख के बड़े इजीली बता सकते हैं. जब भी कोई चीज यूनिफॉर्म डेंसिटी की होती है उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके डेड सेंटर में होता है, तो उसकी सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से कितना, बेस से हाइट कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की, ये पूछ रहे हैं. सो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल इसके डेड सेंटर में होना चाहिए, विथ वाइज भी, लेंथ वाइज भी, हाइट वाइज भी. तो ये जो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाया करेगा वो इसकी पूरी हाइट का आधा होना चाहिए, तो 0.13 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.065 मीटर्स हमारा आंसर होगा. अब क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक को इस तरह करके ऐसे खड़ा कर रहे हैं, व्हाई वर्क इज डन. अब इस बात का जवाब आपके सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ही है. पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा. सो कह रहे हैं व्हाई वर्क इज डन एज द ब्लॉक इज रोटेटेड. सो थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो द आंसर. वर्क डन का डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करो जो हमने वर्क एनर्जी पावर लास्ट चैप्टर में यूज किया था, और उस डेफिनेशन को यूज करते हुए यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि क्यों क्यों जो है वो वर्क डन यहाँ पे होगा ब्लॉक को इस तरह रोटेट करने के लिए. ये थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे बच्चे लूज करते हैं. इन क्वेश्चन में आपको पक्का होना चाहिए. सोचो समझो जवाब दो कि क्या है ऐसा कि यहाँ पे वर्क डन होगा. हुज़ैफा आपने ये तो लिख दिया कि सेंटर ऑफ मास इज मूव, लेकिन सेंटर ऑफ मास को सिर्फ मूव करने पे ही तो वर्क डन नहीं होगा. इस बात को भी सोचो कि सेंटर ऑफ मास मूव किस डायरेक्शन में हुआ है, इसको भी फर्दर मेंशन करना जरूरी है. सेंटर ऑफ मास, आप जब मास की बात कर रहे हैं तो एसेंशियली आप वेट की या ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की. हाँ अब सही है. सो बेटा जब आप ब्लॉक को इस तरह रोटेट कर रहे हो तो आप उसका सेंटर ऑफ मास रेज कर रहे हो. व्हेन ब्लॉक इज रोटेटेड द सेंटर ऑफ मास इज लिफ्टेड. सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब वो ऊपर है थोड़ा, उसने हाइट गेन की है, तो सेंटर ऑफ मास इज लिफ्टेड. सो वर्क was done against, क्या लिखना चाहिए मुझे, वर्क was done against, किस चीज के अगेंस्ट वर्क हुआ था, कैन वी मेंशन दैट फोर्स, जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम. Gravity. ग्रेविटी. जब भी आप किसी चीज को लिफ्ट करते हैं तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. इज दैट क्लियर? एनीवेज
अच्छा 28 आई थिंक जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें बस 1 या 2 ही रह गए। नेक्स्ट क्लास में शुरू करने लगा। हम अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, प्लीज गो थ्रू देम योरसेल्फ, दे आर प्रीटी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे अभी तक क्वेश्चंस किए, कोई बहुत हार्ड सवाल नहीं है। प्रेशर का चैप्टर काफी इजी हो गया है, पहले मुश्किल होता था, तो काफी चीजें इन्होंने निकाल दी। सो 28 और 31 भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उनको भी एक दफा गो थ्रू लाजमी कर लेना। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोना स्टार्ट विद अ न्यू सेक्शन एंड न्यू चैप्टर, और होपफुली हम जो है उसको एक दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।